गुड मॉर्निंग क्लास 11th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में आपने जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें आपको मोनेरा किंगडम, मोनेरा जगत, मोनेरा के बारे में बताया जा चुका है, जिसमें जीवाणु की संरचना और जीवाणुओं के आर्थिक महत्व के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताया जा चुका है। इसके पश्चात साइनोबैक्टीरिया या नीली हरी शैवाल के बारे में भी आपको जानकारी दे दी गई है। साइनोबैक्टीरिया के आर्थिक महत्व को भी बताया जा चुका है। आज हम जगत प्रोटिस्टा की बात करेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा। तो आप मेरे द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपनी नोट्स कॉपी में इसको लिखते चलिएगा। जगत प्रोटिस्टा, सर्वप्रथम शब्द प्रोटिस्टा का प्रयोग E.H. हैकल ने 1866 में किया था। जगत प्रोटिस्टा ग्रीक शब्द प्रोटिस्टोस अर्थात प्राथमिक, वेरी फास्ट, टिटोस मीन्स टू एस्टेब्लिश, अर्थात इस संघ के प्राणी, इस जगत के प्राणी सबसे पहले प्राणी हैं। इस जगत के अंतर्गत पृथ्वी के प्रथम एक कोष की यूकेरियोट्स को सम्मिलित किया गया है, जबकि इसके पहले एक कोष की प्रोकैरियोट्स, जिसमें बैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल और पीपीएलओ के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रोटिस्टा सबसे पहले एक कोष की यूकेरियोट्स हैं। ये जंतु और पादप, ध्यान रखिएगा, ये जंतु और पादप कुछ शैवाल एवं कवक के अतिरिक्त स्वपोषी तथा परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं, अर्थात इनमें दोनों प्रकार का पोषण प्राप्त होता है। ये न्यूनतम प्राकृतिक समूह यानी लीस्ट नेचुरल ग्रुप है, जो अति विवादास्पद समूह के रूप में जाना जाता है। इसीलिए इस जगत को वर्गीकरण का कूड़ेदान, डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। विकास की दृष्टि से यह समूह मोनेरा से अधिक विकसित माना गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा जगत ऐसा है जिसे वर्गीकरण का कूड़ेदान कहा जाता है, डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है, तो वह जगत प्रोटिस्टा है, क्योंकि ये विवादास्पद समूह है। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा के सामान्य लक्षणों की। व्हिटेकर के अनुसार, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली दी थी और उसी प्रणाली में जगत प्रोटिस्टा में उन जीवों को रखा गया है जो एक कोष की किंतु सत्य केंद्रक वाले अर्थात यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं। इनके लक्षणों की बात की जाए तो जगत प्रोटिस्टा के सभी जीव नम स्थानों या जल में पाए जाते हैं। इस जगत में एकल मीन्स सॉलिटरी, एक कोष की समूहबद्ध या कॉलोनी बनाकर एक कोष की यूकेरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है। इन जीवों में ऊतकों का निर्माण नहीं होता है। कोशिका नग्न या पेलिकल, क्यूटिकल या कोशिका भित्ति के कवच से घिरी हो सकती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी हुई होती है। इनकी कोशिका में सत्य केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। इस तरह के कुछ जीवों के जीवन चक्र में सरल बहुकेंद्र की अवस्था पाई जाती है और केंद्रक में केंद्रिका की संख्या 1 या अधिक हो सकती है। कुछ प्रोटिस्टा में जल नियमन के लिए संकुचनशील रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। कोशिका के अंदर झिल्ली से घिरे कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, प्लास्टिड, रिक्तिका, लाइसोसोम्स
एवं राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। कुछ जीवों में सेंट्रोसोम भी पाया जाता है। जीवों में दोहरी एवं छिद्रित केंद्रिका झिल्ली तथा अंतःपदव्य जालिका पाई जाती है। कुछ जीव अचल, किंतु कुछ में गति के लिए रोमाफ या सीलिया, कसाव या कसाविका, फ्लैजिला या पादाव या कूटपाद मीन्स स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी, पादप समपोषी, मर्तोपजीवी, परजीवी तथा सहजीवी के रूप में हो सकते हैं। कुछ विषमपोषी भी होते हैं। जल में तैरने वाले प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा को सामूहिक रूप से फाइटोप्लैंक्टन्स के नाम से जाना जाता है और जल में मुक्त रूप से तैरने वाले प्राणीसम प्रोटोजोवंस को सामूहिक रूप से जूप्लैंक्टन्स कहा जाता है। अर्थात फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स क्या होते हैं भी आपने समझ लिया। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही प्रकार का होता है। इनमें से एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जनन सामान्य प्रक्रिया द्वारा होता है, जबकि लैंगिक जनन सर्वप्रथम जगत प्रोटिस्टा में ही पाया जाता है। इस तरह से आपने कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में जानकारी हासिल की। कुछ विशेष प्राणी जैसे युगलिना एक ऐसा प्रोटिस्ट है जो प्रकाश संश्लेषण करके पादप की तरह जीवन दर्शाता है, लेकिन प्रकाश की अनुपस्थिति में जंतुओं के समान व्यवहार करता है। अर्थात ये मिक्स ट्रॉफी होता है। इसीलिए युगलिना को जंतु और पादप के बीच की कड़ी के नाम से जाना जाता है। ये कुछ प्रमुख लक्षण थे जो जगत प्रोटिस्टा के हैं। अब बात की जाए तो जगत प्रोटिस्टा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, जैसा कि आपने लक्षणों में पढ़ा है कि एक कोष की यूकेरियोटिक होते हैं और ये सूक्ष्म जल में तैरने वाले अर्थात फाइटोप्लैंक्टन्स प्रकार के पादप शैवाल हैं जो कि पौधों की भांति प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। इसीलिए इन्हें हम पादप सदस्य प्रोटिस्ट के नाम से जानते हैं। इन जीवों में क्लोरोफिल वर्णक द्वारा अधिकांश प्रकाश संश्लेषण किया जाता है और भोजन का निर्माण होता है। इन्हें हम 3 समूहों में बांट सकते हैं। पहला है डाइनोफ्लैजिलेट्स, दूसरा है क्राइसोफ्लैजिलेट्स और तीसरा है यूग्लिनोइड। चौथा भी प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं क्राइसोफाइट्स की। क्राइसोफाइट्स के अंतर्गत डाइएटम्स एवं सुनहरे शैवाल यानी गोल्डन एल्गी, जिन्हें हम डेस्मिड्स के नाम से जानते हैं, को रखा गया है। समुद्र में क्राइसोफाइट्स प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। डाइएटम्स की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जिसके बीच बीच में पौधों की तरह सिलिका होती है। सिलिका के जमाव के कारण इनकी भित्ति कठोर होती है और डाइएटम्स की मृत्यु के बाद भी इनकी भित्ति सुरक्षित बची रहती है, नष्ट नहीं होती है। डाइएटम्स अपने पीछे बड़ी मात्रा में कोशिका भित्ति को छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्ष से डाइएटम्स की भित्ति समुद्री सतह पर जमा होती रही है। इस विशाल भंडार को डायटमी मृत्तिका या डायटमेसियस अर्थ के नाम से जाना जाता है। डायटमी मृत्तिका का बहुत अधिक महत्व है। स्थूल होने के कारण इसका उपयोग चमकाने तथा तेलों, रसों आदि को छानने में किया जाता है, क्योंकि कोशिका भित्ति में सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। डायटम्स में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी तथा जैंथोफिल नामक वर्णक पाए जाते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स एक कोश की
समुद्री शैवाल हैं, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है जो प्लेट में विभक्त होती है। इनमें 2 फ्लैजिला होते हैं, एक लंबाई की दिशा में होता है और दूसरा भित्ति प्लेट की खांचों के बीच अनुप्रस्थी रूप में उपस्थित होता है। इनका रंग पीला, हरा, भूरा, नीला या लाल हो सकता है। यह उनमें पाए जाने वाले वर्णकों के कारण होता है। लाल डायनोफ्लाइजेट्स जैसे गोनियोलैक्स समुद्र में रेड टाइड उत्पन्न करते हैं। समुद्र में बहुत बड़े भाग पर इनकी संख्या अचानक से बढ़ जाती है, जिससे समुद्र ही लाल रंग का दिखाई पड़ता है। कुछ रेड टाइड डायनोफ्लाइजेट्स एक शक्तिशाली टॉक्सिन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण समुद्र में रहने वाले बहुत से जीवों, खास करके मछलियों को नुकसान पहुंचता है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। डायनोफ्लाइजेट्स के अंतर्गत नाक्टिल्यूका, सेरेटियम, पायरोसिस्टिस आदि प्राणी आते हैं। उसके बाद फिर आता है डायनोफ्लाइजेट्स के बाद यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड एक कोश की मुक्त जीवी होते हैं जो फ्लैजिला के सहारे इधर उधर जाते हैं। ये तालाबों, गड्ढों के ताज़ा पानी अथवा गीली मिट्टी में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, परंतु एक पेक्टिन युक्त आवरण होता है जिसे झिल्ली या तंतुक पेलिकल कहा जाता है। फ्लैजिला के आधार के समीप एक प्रकाश संवेदी बिंदु, लाइट सेंसिटिव स्पॉट होता है जिसे आई स्पॉट कहा जाता है। इसे प्रकाश की दिशा का इसे ज्ञान होता है। इनके कोशिका द्रव्य में एक संकुचनशील रिक्तिका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है जो कि आस्मो रेगुलेशन का कार्य करती है, परासरण नियंत्रण का कार्य करती है। यूग्लिनोइड्स सपोषी और परपोषी दोनों प्रकार का जीवन यापन करते हैं। ये आसपास के वातावरण से अन्य प्रोटिस्ट की तरह भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। इनमें पाए जाने वाला पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी या फिर जैंथोफिल होता है। आप अपने स्क्रीन पर यूग्लिना का डायग्राम देख रहे हैं। इसे आप अपनी कॉपी में अवश्य बना लीजिएगा। फिर आता है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? सामान्यतः इन्हें हम प्रोटिस्ट व कवक कहते हैं। इनमें कायिक संरचना जंतुओं एवं जननी प्रावस्था पादप के समान होती है, अर्थात दोनों के लक्षण मिलते हैं। इसी विशेषता के कारण इन्हें फंगस एनिमल के नाम से जाना जाता है। स्लाइम मोल्ड साधारणतया टेरेस्ट्रियल जीव होते हैं, अर्थात भूमि में पाए जाते हैं और ये नम स्थानों पर ही पाए जाते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है और इसी कारण ये परपोषी और मुख्यतः मतोपजीवी होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स या तो स्वतंत्र कोशिका के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि मिक्स अमीबा या बहुकेंद्रकीय आकोशिक स्लाइम मोल्ड, एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के रूप में, जैसे कि प्लाज्मोडियम। अब बारी आती है प्रोटोजोवंस प्रोटिस्ट। इसके अंतर्गत जैसे नाम से आप जान रहे हैं, प्रोटोजोवा ग्रीक भाषा का शब्द है। प्रोटो मीन्स होता है प्रथम, जोआ मीन्स होता है जंतु। ये कोष की सुकेंद्रकीय सूक्ष्म जीव हैं, मीन्स यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन एक कोष की होते हैं। सभी प्रोटोजोवंस परपोषी होते हैं। ये
प्रेडेटर यानी भक्षी या परजीवी यानी पैरासाइट के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। प्रोटोजोअन्स में कोशिका भित्ति नहीं होती है, जिसके कारण ये भोजन का पूर्ण रूप से होलोजोइक प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करते हैं। प्रोटोजोअन्स को भी कई वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है अमीबॉयड प्रोटोजोअन्स, दूसरा होता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, और तीसरा होता है सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, और चौथा होता है स्पोरोजोअन्स प्रोटोजोआ। इस प्रकार से इसे 4 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है अमीबॉयड प्रोटोजोअन्स। ये प्रोटोजोअन्स जैसा कि आप जानते हैं, अमीबा इसका सबसे प्रमुख प्राणी है। इस संघ प्रोटोजोआ की खोज सबसे पहले रोजेनहॉफ ने 1755 में की थी और लघु प्रोटियस यानी लिटिल प्रोटियस का नाम दिया था। इसके पश्चात विधिवत अध्ययन सबसे पहले ल्यूवेनहॉक द्वारा सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के पश्चात किया गया। निम्नमत कोटि के प्रथम जंतु को प्रोटोजोआ शब्द से अलंकृत गोल्डफस ने किया था। बच्चों 3 नाम हैं। रोजेनहॉफ ने प्रोटोजोआ की खोज की और ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के पश्चात इसका अध्ययन किया और प्रोटोजोआ शब्द गोल्डफस ने दिया है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख विशेषताओं की। तो आप अमीबा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में। अमीबा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होता है जो कि स्वच्छ जल में पाया जाता है। इनमें परासरण नियंत्रण क्रिया के लिए संकुचनशील रिक्तिका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। इसके द्वारा ये अपशिष्ट पदार्थों जैसे अमोनिया का उत्सर्जन भी करता है। इसमें होलोजोइक प्रकार का पोषण होता है और भोजन का पाचन खाद्य धानी यानी फूड वैक्यूल में होता है, कोशिका के अंदर होता है। इसीलिए ऐसे पाचन को अंतःकोशिकीय पाचन या इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहा जाता है। अमीबा में अलैंगिक जनन एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अनियमित द्विविभाजन, इरेगुलर बाइनरी फिजन द्वारा होता है और कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में ये शिष्ट बना लेते हैं या बीजाणु द्वारा भी अलैंगिक जनन करते हैं। दूसरा आता फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स का अर्थ ही हुआ कि ऐसे प्रोटोजोआ के प्राणी जिनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। इस वर्ग के सदस्य परजीवी होते हैं या फिर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं। इनमें फ्लैजिला पाया जाता है और ये बाइनरी फिजन द्वारा द्विगुणित होते हैं। परजीवी रूप ट्रिपैनोसोमा होता है जिसके कारण व्यक्तियों में, मनुष्यों में अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है। तो अगर पूछा जाए अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किससे होती है, तो एक परजीवी प्रोटोजोआ है जिसका नाम ट्रिपैनोसोमा है, इसके द्वारा होती है। ट्रिपैनोसोमा सीसी मक्खी द्वारा, सीसी फ्लाई द्वारा संचरित होता है। लेशमेनिया भी इसी संघ का प्राणी, इसी प्रोटोजोआ का है जिसके द्वारा कालाजार रोग पैदा होता है। ये स्क्रीन पर जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये ट्रिपैनोसोमा का है। इसे आप अपनी नोट कॉपी में बना लीजिएगा। यानी ट्रिपैनोसोमा का वेक्टर क्या है कि किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे में पहुंचता है, तो वह सीसी मक्खी के द्वारा होता है। इसके बाद फिर आता है सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। नाम से स्पष्ट है कि
कि ऐसे प्रोटोजोअन्स जिनमें सीलिया पाए जाते हैं। ये जली एवं बहुत सक्रिय परभक्षी होते हैं। सीलिया की उपस्थिति इनका प्रमुख लक्षण है। ये भोजन प्राप्त करने तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए सीलिया का उपयोग करते हैं। इनमें गुहिका यानी कैविटी पाई जाती है। सीलिया द्वारा उत्पन्न पानी की लहरों द्वारा भोजन के कण इनकी गुहिका में आ जाते हैं। पैरामीशियम सीलिएट्स का एक सामान्य उदाहरण है। सीलेटेड प्रोटोजोअन्स में दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। एक छोटा केंद्रक होता है जिसे माइक्रोन्यूक्लियस, और दूसरा बड़ा होता है जिसे मैक्रोन्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। स्क्रीन पर आप पैरामीशियम का डायग्राम देख रहे हैं। इसका आकार चप्पल के सोल की तरह होता है। ये प्रायः स्थिर जल यानी स्टैग्नेंट वाटर एवं मंद गति से बहते हुए जल, ऐसा जल जिसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा विद्यमान होती है, उसमें पाया जाता है। और इसमें भी जल संतुलन के लिए संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है और इनमें अनुप्रस्थ विभाजन यानी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पाया जाता है। ये इसके अलैंगिक जनन की विधि है और कुछ प्रजातियों में संयुग्मन यानी कॉन्जुगेशन द्वारा लैंगिक जनन भी पाया जाता है। अगला आता है स्पोरोजोअन्स। नाम से स्पष्ट है स्पोरोजोअन्स क्या होते हैं। स्पोरोजोअन्स के अंतर्गत प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मुख्य रूप से आता है। प्लाज्मोडियम की अनेक स्पीशीज आती हैं। ये ऐसे प्रोसिस्ट हैं जिनकी संरचना बहुत सरल होती है क्योंकि ये परजीवी जीवन यापन करते हैं। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम ईश्वर का एक फेमस एग्जाम्पल है जो कि अपना जीवन चक्र मनुष्य और मादा एनोफ्लीज मच्छर में पूरा करता है। अर्थात ये अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए दो पोषकों का सहारा लेता है, एक मनुष्य में और दूसरा मच्छर में। आपने सुना होगा मलेरिया रोग इसी स्पोरोजोअन्स प्रोटोजोआ के कारण होता है जिसका नाम प्लाज्मोडियम होता है और ये मादा एनाफ्रीज मच्छर से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। स्पोरोजोआ के अंतर्गत प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस आदि आते हैं। ये सभी अंतःपरजीवी यानी इंटरसेलुलर पैरासाइट होते हैं और रोगजनक होते हैं। प्लाज्मोडियम एक द्विपोषदी परजीवी यानी डाइजेनेटिक पैरासाइट्स, क्योंकि इसका जीवन चक्र दो होस्ट में पूरा होता है, दो पोषकों में पूरा होता है। मनुष्य इसका प्राथमिक पोषक है जबकि मादा एनाफ्रीज मच्छर इसका द्वितीयक पोषक यानी सेकेंडरी होस्ट है। मनुष्य के शरीर के अंदर इसके जीवन चक्र का अलैंगिक भाग पूरा होता है जबकि मादा एनाफ्रीज मच्छर में लैंगिक जनन पूरा होता है। इस प्रकार से आपने आज जगत प्रोटिस्टा के बारे में जानकारी हासिल की और अगला जगत अब पढ़ाया जाएगा किंगडम फंजाई, जगत कवक। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। इस वीडियो के माध्यम से आज आपने प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ा कि प्रोटिस्टा है क्या, प्रोटिस्टा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, जगत प्रोटिस्टा के सामान्य लक्षण क्या हैं, जगत प्रोटिस्टा का वर्गीकरण जिसमें आपने डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड और प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ा।
उसके बाद अब अगला जो पढ़ना है टॉपिक वो है फंजाई का, कवक का, और अभी अंत में आपने स्पोरोजोवंस प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने उदाहरण बताया प्लाज्मोडियम का, जिसके कारण मलेरिया बीमारी हो जाती है। और इसकी वाहक का नाम आपने पढ़ा कि मादा एनाफ्लीज है। कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि मलेरिया रोग मच्छर से होता है, मादा एनाफ्लीज से होता है। मादा एनाफ्लीज इसकी वाहक होती है, जबकि रोग फैलाने वाला जो कारक है वो प्लाज्मोडियम होता है। और ये प्लाज्मोडियम जगत प्रोटिस्टा का प्रोटोजोवंस है, जो कि परजीवी होता है। इतना जो भी आपको बताया गया है इसे आप अवश्य लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।